नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम प्रीवियस ईयर के राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चंस जो है पेपर में आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो है तीसरा पेपर ले रहे हैं, जिसमें हम कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन का ले रहे हैं, ठीक है, जो कि 24/12/2019 को हुआ था। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, अलवर और भरतपुर में। मेवाती बोली जो है राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मेवाती बोली राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती बोली ब्रज भाषा की एक उपभाषा या उपबोली है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्रज भाषा जो है इसकी एक उपबोली है मेवाती बोली। कहां पर बोली जाती है? अलवर और भरतपुर, यानी अब, ठीक है, अब आप याद रख सकते हो। अगला, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, रासलीला। ठीक है, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु है रासलीला। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में ब्लू पोएट्री कला का संबंध किस जिले से है? राजस्थान में ब्लू पोएट्री कला का संबंध जो है वो किस जिले से है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, जोधपुर से, सॉरी सी, जयपुर से। ठीक है, राजस्थान में ब्लू पोएट्री का जो संबंध है, कला का संबंध जो है वो आपके जयपुर जिले से है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले हरे रंग से की गई चित्रकारी जो है वो ब्लू पोएट्री कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। चीनी के जो मिट्टी होते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, सॉरी, उस पे नीले हरे रंग से एक चित्रकारी की जाती है, उसी को हम ब्लू पोएट्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, नारायणा का जाना माना केंद्र कौन सा है? नारायणा का जाना माना केंद्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, दादूपंत। नारायणा दादूपंत का जो है जाना माना केंद्र माना जाता है। संत दादू जी द्वारा जो है दादू पंथ को शुरू किया गया था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। संत दादू जी द्वारा जो है दादू पंथ को शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। संत दादू के 152 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्य हैं, उनके 52 स्तंभ कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्तंभ का जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, संत दादू जी से संबंधित है। इन्होंने दादू पंथ को शुरू किया था और नारायण जो है वो आपके दादू पंथ का एक जाना माना केंद्र भी माना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस गढ़ को हम जो है सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, नाहरगढ़ को। नाहरगढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाहरगढ़, इसे सुदर्शन, जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम और भी आते हैं आपके, जयपुर का मुकुट और महलों का दुर्ग, ये भी इन्हीं को कहते हैं हम, नाहरगढ़ को। इस दुर्ग में लोक देवता नरसिंह भूमिया का स्थल है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। नाहरसिंह भूमिया का स्थल जो है किस दुर्ग में है? तो आप बता सकते हैं नाहरगढ़ में। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? आप नाहरगढ़ में नाहर से याद रखना है आपको, नाहरगढ़। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जोगी महल कहां पर स्थित है? यह भी आपके लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है। जोगी महल कहां पर स्थित है? तो जोगी महल जो आपके डी, रणथंभौर में स्थित है। कहां पर है? रणथंभौर में स्थित है जोगी महल। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ठीक है, और इसी रणथंभौर महल में आपके जो है जोगी महल भी स्थित है। यह दुर्ग जो है हमीर के आन और बान का प्रतीक माना जाता है, याद रखिएगा। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि और दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। और दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर कहां पर है? सॉरी, रणथंभौर में कौन सा महल है? तो आप बता सकते हैं जोगी महल। रणथंभौर है कहां पे? तो आप बता सकते हैं सवाई माधोपुर। अगला, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? अकबर ने चित्तौड़ के किले पर जो अधिकार है वो कब किया था? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, 25 फरवरी सन 1568 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर 25 फरवरी सन 1568 ईस्वी में जो है अधिकार किया था। अगला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम? पिता जो है कौन थे? सॉरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता जो है वो कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनके पिता जो है वे थे सोमेश्वर, याद रखिएगा। अब इनकी माता का नाम भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कर्पूर देवी। कौन थी इनकी माता का नाम? कर्पूर देवी, और पिता का नाम सोमेश्वर था, अभी जस्ट आपको बता दिया। तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूर देवी थी। अगला, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध जो है वो आपके किस नदी से है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, कांतली नदी से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है। अब देखिए, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी।
ठीक है, सीकर में नीम का थाना जो है आपके, और उसके अंदर आपके कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसकी खोज और इसका उत्खनन जो है 1977 में, इसकी खोज और उत्खनन जो है वो 1970 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय अग्रवाल के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, जिसको हम आर.सी. अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं, रतन चंद अग्रवाल। ठीक है, इस सभ्यताओं को, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है अगर ध्यान हो तो आपको, इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं गणेशवर सभ्यता कहां पर विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहां मछली पकड़ने के कांटे जो है यहां से मिले थे, और कांतली नदी का उद्गम जो है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। अगला, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो इसका उत्तर होगा सिक्का एलची। कौन सा? सिक्का एलची। अगला देखिए प्रश्न, वह मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है, वह मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक तौर पर मिलती है, तो वह कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, रेतीली। कौन सी? रेतीली जो मृदा है वो राजस्थान में पश्चिमी भाग में सर्वाधिक बहुतायत भाग में जो है अपन को देखने को मिलती है। अगला, राजस्थान के किस किले में खस घास उत्पादित होती है? राजस्थान के किस जिले में खस घास प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। ठीक है, शभटो, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक से हमें खस घास प्राप्त होती है। अब ये क्या है भाई? इसकी जड़ों से तेल प्राप्त होता है जो कि इत्र बनाने में काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, या आपके जो भी साबुन या जो भी तेल होता है तो उसको क्या सुगंधित बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो खस घास का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप बता सकते हैं इत्र के लिए। ठीक है, सुगंधित आपके साबुन के अंदर जो आपके सुगंध को पैदा करने के लिए भी किया जाता है। और ये कौन से जिला में होते हैं? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। अगला, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ची माता। ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, देखो ये आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, ये हो गया आपके पश्चिम। तो देखो यहां पर इस वाले एरिया में दक्षिण और पूर्व, ये यहां पर कह रहा है दक्षिण पूर्वी एरिया में जो आदिवासी लोग जो है वो खेती करते हैं यहां पर, तो इस खेती को क्या कहते हैं? तो इसका ध्यान रखना, ची माता उसको कहा जाता है। इस प्रकार की खेती में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगाकर वर्षा के समय वहां पर बीज डाल दी जाते हैं, तथा जब यही प्रक्रिया आदिवासी द्वारा मैदानी भाग में अपनी जाती है तो वहां दजिया कृषि कहलाती है। यह भी ध्यान रखेगा, अगर इसी प्रक्रिया को आदिवासी जो है मैदानी भागों में अपनाते हैं, जो मैदानी भाग है वहां पर अगर करते हैं ऐसी कृषि तो उसको दजिया कृषि कहते हैं। तो 2 पॉइंट याद रखने आपको, अगर दक्षिणी पूर्वी भाग में अगर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ची माता। और अगर उसको मैदानी एरिया में कहा जाएगा तो उसको अगर उपयोग किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे दजिया कृषि। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है? लूणकरणसर लिफ्ट नहर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है लूणकरणसर लिफ्ट नहर को। ठीक है, यह लिफ्ट नहर जो है वो किस जिले से संबंधित है? भाई बीकानेर जिले के क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ए, जयपुर। बाकी बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है वो आपके 15 नंबर जो राजमार्ग संख्या उससे जुड़ा हुआ है, जयपुर जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? तो इसका उत्तर होगा बाड़मेर के जो तेल क्षेत्र है उनका नाम है। याद रखिएगा, बाड़मेर में ये तेल क्षेत्र है जिनका नाम है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। ठीक है, ये 3 जो है बहुत बड़े तेल के कुओं हैं जो जिनको खोज की गई थी। राजस्थान में पेट्रोलियम के 4 बेसिन है। कितने? 4 बेसिन है, ये भी याद रखिएगा। पहला आपके है जैसलमेर बेसिन, दूसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन,
तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन और चौथा है विंध्यन बेसिन। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो इसमें यहां पर दिया हुआ है पार्वती बांध भीलवाड़ा जो है पॉइंट, ये आपसे सुमेलित नहीं है। बाकी भीमसागर बांध झालावाड़ से संबंधित है, जवई बांध पाली से संबंधित है, जाखम बांध प्रतापगढ़ से। तो अब पार्वती बांध जो है वो किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, धौलपुर से संबंधित है। किससे? धौलपुर से। यहां पार्वती नदी पर बनाए गए हैं। कहां से संबंधित है? धौलपुर से। अगला, राजस्थान के वे जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे कौन से हैं? राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा ए, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। ठीक है, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जो है वो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र माने जाते हैं। अगला, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है किसकी फुल फॉर्म है? RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो RSRTC की जो स्थापना है वो आपके 1964 में की गई थी। कब? 1964 में RSRTC की जो है डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा डेट अगर पूछ ले तो 1 अक्टूबर इसका था। इसका मुख्यालय कहां है? तो आप बता सकते हैं जयपुर। अगला, पचपदरा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? पचपदरा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? तो इसका उत्तर होगा सी, नमक का। पचपदरा जो है वो आपके खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है। ठीक है, पचपदरा झील जो है राजस्थान के खारे पानी की झील है। अब इसको याद करने का ट्रिक ध्यान रख लेना कि खारे पानी क्या है, तो नमक भी तो खारा रहता है आपके लिए। ठीक है, तो खारे पानी की झील है इसलिए ये आपके नमक का उत्पादन अच्छा कर देती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? निम्न में से किसकी प्रतिमा जो है रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? तो इसका उत्तर होगा ए, आदिनाथ की। आदिनाथ की जो प्रतिमा है वो आपके रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण बी, महाराजा राय सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1485 ईस्वी में करवाया था। और ध्यान रखिएगा इसका अन्य नाम राती घाटी का किला भी है। ठीक है, आदि इस दुर्ग के अन्य नाम जो है वो कौन कौन से है? राती घाटी का किला और जमीन का जेवर। ठीक है, जूनागढ़ किले के अन्य नामों में राती घाटी का किला और जमीन का जेवर, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। अगला, जालरा पाटन के सूर्य मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषता क्या है? जालरा पाटन के सूर्य मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषता क्या है? तो जालरा पाटन के सूर्य मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषता सप्तरथ है। क्या है? सप्तरथ है। ठीक है, तो जालरा पाटन में सूर्य मंदिर की एक प्रमुख विशेषता यह कि यहां अष्टभद्र है। सी इसमें दे रखा, यहां पर कह रहा है, तो देखिए यहां पर जो है इसमें मिसप्रिंट हो रखा है भाई। इसमें आपका ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा, अष्टभद्र वाला। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ये क्यों है मैं आपको बता देता हूं। इस विशाल मंदिर में सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा है। यहाँ सूर्य 7 घोड़ों वाले रथ में विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। और ध्यान रखिएगा यहाँ से जो है ये आपके 8 जरोकों को पार करते हुए अंदर जो है इसकी सूर्य की जो किरणें होती है वो इस मंदिर के अंदर पहुंचती हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं हम। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? राजस्थान में प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, कमला बेनीवाल को। कमला बेनीवाल को जो है ये मतलब जो है प्रथम महिला थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। ठीक है, तो कमला बेनीवाल जो है राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री रह चुकी है। राजस्थान सरकार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इनके साथ साथ ये मिजोरम, त्रिपुरा व गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला, राजस्थान विधानसभा की एक महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान विधानसभा की महिला अध्यक्ष कौन सी थी? सुमित्रा सिंह थी। कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। तो देखिए अब इसके बारे में, राजस्थान विधानसभा की एक महिला अध्यक्ष श्री सुमित्रा रह चुकी हैं। ठीक है, जबकि भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो सिंह जो कि हरियाणा की है वो रह चुकी हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया एवं राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी।
अगला, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, शोभाराम को। राजस्थान मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री जो है किसे बनाया गया था? शोभाराम को बनाया गया था। मत्स्य संघ का एकीकरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को हुआ था और इसके प्रधानमंत्री शोभाराम को बनाया गया था। इसमें 4 रियासतें थी, कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब धोकर। अगला, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ करवाया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ करवाया था? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, विजय सिंह पत्तिक ने करवाया था। किसने? विजय सिंह पत्तिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ करवाया था। अगला है 1817 और 1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि करवाई थी? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, करौली। ठीक है, कौन सी? करौली। अब देखिए यहां पर आपके राज्य शासक और तिथियां यहां पर दे रखी है। करौली के शासक आपके हर वक्सपाल और इनकी तिथि दे रखी है 9 नवंबर 1817। कोटा उमेश सिंह शासक थे और 26 दिसंबर 1817। जोधपुर के अंदर आपके मान सिंह शासक थे और 6 जनवरी 1818। उदयपुर के अंदर भीम सिंह और 22 जनवरी 1818 को हुई थी। अगला, जमनालाल बजाज एवं कर्पूर चंद्र पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए? जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी जो है वो किस मंत्रिमंडल से जुड़े हुए? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए। कहां से? जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र। अगला प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? अच्छा प्रश्न ये भी, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला, गैप सागर शहर में स्थित है। गैप सागर किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके डूंगरपुर शहर में स्थित है गैप सागर। ठीक है, इसका निर्माण महाराजा गोपीनाथ है। अभी इसको भी याद करने का ध्यान रखिएगा, शुरू का जो ग प है तो इससे आप यहां पर जो है इसको गोपीनाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो महाराजा गोपीनाथ ने 1485 में करवाया था तथा डूंगरपुर के 27वें महारावल शिवसिंह ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। अगला, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, कृपाराम। कौन थे? कृपाराम थे। स्वामी रामचरण जी का जन्म सोडा गांव में सन 1776 में हुआ था। इनके गुरु का नाम कृपाराम था। इन्होंने कठोर साधना करने के बाद गुरु को सर्वोपरि देवता मानते हुए कहा कि गुरु भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। अगला अच्छा प्रश्न ये, अब राजस्थान दिवस जो है कब मनाया जाता है या राजस्थान स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च सन 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर रियासतों का विलय कर वृहत राजस्थान संघ बनाया गया था। अगला है, रावण हत्ता क्या है? तो देखिए रावण हत्ता क्या है? इसका उत्तर होगा आपके सी, एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है, और यह एक प्राचीन मुड़ा हुआ वायलिन है। क्या है? मुड़ा हुआ वायलिन है। यह आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। ये एज इट इज क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? तो आप बताएंगे रावण हत्ता बनाया जाता है। इसकी डंडी बांस की होती है और इसमें खूंटियां लगा दी जाती है और 9 तार बांध दी जाते हैं। नायक जाति के भोपे पाबूजी की आराधना में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाबूजी की आराधना में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बता सकते हैं रावण हत्ता का। कौन सी जाति करती है? तो नायक जाति करती है। अगला, नेवरी आभूषण नेवरी आभूषण जो है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी आभूषण आपके टखना पर पहना जाता है। कहां पर? टखना में। तो पैर के आभूषण देखिए, आंवला, टकना, नेवरी, टाका, हिरणा, मेन, लंगर, कड़ा, पायल, तूड़ी, नेवरी आभूषण पांव में टखने के पास पहने जाते हैं। टखने के पास नीचे पैर की ओर। अगला, वहां जिला युग्म जहां सागवान के वन पाए जाते हैं वो कौन सा है? वहां जिला युग्म जहां पर सागवान के वन पाए जाते हैं वे कौन से है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, उदयपुर, डूंगरपुर। कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहां स्थित है? राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में है। कहां पर? उदयपुर जिले में सोम कागदर सिंचाई परियोजना स्थित है।
निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्क्योयांस्क कहा जाता है? राजस्थान, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्क्योयांस्क कहा जाता है? तो राजस्थान का वर्क्योयांस्क जो है आपके ए माउंट आबू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का वर्क्योयांस्क। तो देखो, माउंट आबू को राजस्थान का वर्क्योयांस्क कहा जाता है। समुद्र तल से 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित यहाँ एकमात्र पहाड़ी नगर है। यहाँ अरावली का सर्वोच्च शिखर, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल तथा ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। माउंट आबू को राजस्थान का वर्क्योयांस्क या राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो वर्क्योयांस्क या राजस्थान का शिमला, ये तीनों के तीनों माउंट आबू के नाम हैं। राजस्थान का वर्क्योयांस्क, राजस्थान का वर्क्योयांस्क और राजस्थान का शिमला। राजस्थान का वर्क्योयांस्क, राजस्थान का वर्क्योयांस्क और आपका राजस्थान का शिमला एक ही है। अगला, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, भरतपुर। कौन सा? भरतपुर प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, अब ये जो भरतपुर है वो आपकी केला देवी से संबंधित है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है 1985 में शामिल किया गया था। अगला, झामर कोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, तो झामर कोटड़ा जो है वो आपके बी रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। यहां से 90% रॉक फॉस्फेट जो है मिलता है, अपन को ध्यान रखिएगा। झामर कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा आदि इसकी प्रसिद्ध खाने हैं। जामर कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा आदि इसके प्रसिद्ध खाने हैं। अगला, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है। राजस्थान में प्रथम रेल जो है 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चली थी। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपको याद हो गया, जयपुर में है। और राजस्थान में पहली रेल जो 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी। अब इसको याद करने का ट्रिक बी और ए याद कर लेना, ठीक है। बी ए, तो ए बी जो होता है उसको उल्टा कर देना आप, ठीक है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो देखो, खारे पानी की झील निम्न में से नहीं है, वो है आपकी आना सागर। बाकी लूणकरणसर, डीडवाना और फलोदी जो है ये आपके खारे पानी की झीलें हैं। इस जो ये झील है आपकी आना सागर झील, ठीक है। तो इस आना सागर झील जो है आपके अजमेर जिले में स्थित है ये, और ये एक प्रकार की कृत्रिम झील भी है। इसका निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णोराज द्वारा, यानी अब इसको याद कैसे करना, आना से अन्ना राज याद रखना है, अर्णोराज या आना जी चौहान ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? अजमेर से। अगला, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना जो वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। किससे? प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान में 19वीं पशु गणना है जो वो आपके 2012 में की गई थी। कब? 2012 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, सौरिक। कौन सा? सौरिक। अगला है, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्यतः रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में कौन सी मृदा जो है मुख्यतः रूप में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, ठीक है। डी वाला देखिए यहां पर आपका इसका उत्तर है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला देखिए, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सी, चंबल नदी है 12मासी नदी। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के जाना पाव की पहाड़ियां जो होती है वहां से निकलती है। तो है कौन सी? चंबल नदी है। अगला देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय भी है, तो वो है आपके बाड़मेर की। ठीक है। पाकिस्तान की सीमा से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, याद रखिएगा आप। पाकिस्तान की सीमा से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से लगती हैं।
बाड़मेर एवं गंगानगर ऐसे दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो बाड़मेर भी है और दूसरा कौन सा आपका गंगानगर, ये दोनों लगाते हैं। अगला 2 प्रश्न और बचा है। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पहाड़ियों को। क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा किसे? अरावली पहाड़ियों को। अगला देखिए, यहां पर बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है, तो इसके अनुसार यहां पर दिया हुआ है तारागढ़ कांकनी पहाड़ियां। ठीक है, बाकी बनास नदी जो है उसका उद्गम स्थल आपके खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बाण गंगा का उद्गम आपके बैराट की पहाड़ियों से होता है। कांतलिक आपके होता है खंडेली की पहाड़ियां। और कांकनी का यहाँ पर तारागढ़ पहाड़ी दिया हो जो कि नहीं है, बल्कि इसका जो उद्गम है वो आपके कोठारी गांव से होगा। कहां से? कोठारी गांव से होगा। यहाँ कोंकणी गांव से बहती हुई बीच रास्ते में बूझ झील का निर्माण करती हैं। यहाँ 17 किलोमीटर चलती हुई जैसलमेर में ही मीठा पानी मीठा खाड़ी में जो है विलुप्त हो जाती है। यह नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। कौन सी? कांकनी नदी। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये आज का क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार के डेली टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप चैनल को हमेशा विजिट करते रहें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। राजस्थान की 12 मासी नदी का क्या नाम है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस के आंसर। राजस्थान की 12 मासी की जो नदी है वो कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, अगला आपको बताना है गैप सागर जो है वो कहां पर है। गैप सागर जो है वो कहां पर है, इसके बारे में भी आपको बताना है आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? इस प्रश्न का भी आंसर आपको नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला आपको बताना है लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इन प्रश्नों के जवाब आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।